प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण करने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण में 4.1 शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण आखिर होती क्या है। द्विघात समीकरण जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐसी समीकरण मैं यहां लिख देता हूं। ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात दो हो, वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। और एग्जाम्पल देने से पहले मैं बता दूं किस रूप में होती है। व्यापक समीकरण किस रूप में होगी। ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और c, इस रूप में ये द्विघात समीकरण होती है। अच्छा, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण का रूप है। और भी जैसे एक और x² प्लस x प्लस 3, ठीक है, x² प्लस 4, ये भी एक द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, इसमें x नहीं है लेकिन सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। एक और उदाहरण लिखता हूं, x प्लस 3, क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है? जी नहीं, ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 1 है। इसी तरह एक उदाहरण और देता हूं मैं, x की 3 प्लस 4, क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है? जी नहीं, ये भी द्विघात समीकरण का रूप नहीं है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 3 है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो वे द्विघात समीकरण कहलाएंगे। ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है और ये द्विघात समीकरण है। सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। अगर एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने लिख दिया 3x की 3, 3x की 3 प्लस 2x² प्लस x प्लस 4, क्या ये द्विघात समीकरण है? जी नहीं, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 3 है। घात 2 के रूप में तो है, जो x की पावर है वो 2 है, लेकिन सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये द्विघात नहीं, ये त्रिघात समीकरण मानी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो इसी को लेकर 4.1 आपके सिलेबस में दी गई है। तो अपने 4.1 का सवाल हल करते हैं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4.1 में ये सवाल दिए हुए हैं। 8 सवाल हैं जिन्हें हमें पहचानना है कि कौन कौन से इनमें से द्विघात समीकरण है और कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले इन सभी सवालों को हम हल करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी द्विघात समीकरण हैं। जैसे देखो, ये पहला सवाल, होल पावर 2 दे रखी है, तो इससे हम कह नहीं सकते कि द्विघात समीकरण है। इसको हल करेंगे हम सबसे पहले। ये देखो, होल वर्ग है तो ये सर्व समीकरण 1 से हल होगी। पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, ठीक है ना, बराबर 2 का गुणा इन दोनों के साथ है तो 2 का गुणा कर देते हैं, 2x प्लस 3 दूनी 6। अब
2x से देखो 2x को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, या इस वाले 2x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 2x से 2x कट जाएगा, यानी 2x में से 2x घट जाएगा। 6 को इधर लेके आएंगे तो 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो माइनस के क्या बच जाएंगे 5, और यहाँ क्या रह जाएगा 0। तो क्या आपको ये द्विघात समीकरण लग रही है? जी हाँ, बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया था आपको कि सबसे बड़ी पावर 2 है इसकी, तो ये द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। तो इसी प्रकार सभी सवालों को हम हल करेंगे। अब इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। x² माइनस 2x, तो ये तो इसी प्रकार लिखा जाएगा x² माइनस 2x। इन दोनों का आपस में बीच में कोई कोष्टक के बीच में कोई निशान नहीं है, तो ये गुना माना जाता है। तो इन दोनों का आपस में गुना है, यानी -2 का 3 से गुना और x के साथ गुना। तो -2 का पहले 3 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6, माइनस का 6, -2 का गुना 3 से किया, प्लस माइनस माइनस का 3 दूनी 6, फिर x के साथ करेंगे। तो x भी माइनस का है और 2 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का गुना x से किया 2x। ठीक है, अब इस 2x को इधर लेके आएंगे, ये 2x इधर आकर प्लस माइनस का हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के कितने हो गए 2 और 2 4x, क्योंकि ये भी माइनस का हो गया। ये 6 इधर आके प्लस का 6 हो गया, बराबर यहाँ क्या रह गया 0। अब इस समीकरण को देखेंगे हम ध्यान से। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो अपने एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, उक्त समीकरण में अधिकतम घात दो है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये लाइन आपको हर सवाल के नीचे लिखनी है, अगर वो द्विघात समीकरण है तो। अगर द्विघात समीकरण नहीं है तो आपको लिखना है उक्त समीकरण में अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर 2 है तो ये लाइन आपको हर सवाल में लिखनी है। ठीक है, मैं इसी सवाल में लिखवाऊंगा, बाकियों में आपको यहीं से देख के लिखनी है। ठीक है, अब ये तीसरा सवाल है। इसमें देखो, इस कोष्टक वाली जो संख्या है, इस कोष्टक वाली संख्या के साथ क्या है गुना है, क्योंकि बीच में कोई निशान नहीं है। तो सबसे पहले हम गुना करेंगे, पहले x को x से गुना करेंगे। x को x से गुना किया x², इस x को इस x से गुना किया x² आया, फिर इस x का 1 के साथ गुना किया 1x। अब इस 2 का गुना इन दोनों के साथ करेंगे। तो सबसे पहले -2 का गुना x के साथ किया तो -2x, और -2 का 1 के साथ गुना किया तो माइनस का 2 एकम 2। इसी तरह गुणा इस x का पहले इन दोनों के साथ करेंगे। तो x को x से गुणा किया, इस x से x², फिर इस x का गुणा 3 के साथ किया 3x। अब इस -1 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे। तो ये प्लस का x है और ये माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1x। ठीक है, क्योंकि 1 के साथ गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है, लेकिन ये माइनस का 1 है तो इसलिए निशान इसके चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का 3 है, किसका हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, 3 एकम 3। अब देखो इधर इस x² को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब x² से x² जो है घट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, x में से x के 0। अच्छा, ये x है, ये इधर आ गया। पहले इधर वाला हल कर लेते हैं हम। 2x में से 1x किया, माइनस का 1x, माइनस का 2। ठीक है, ये 2x माइनस का है और ये प्लस का 1x है, तो 2 में से 1 गया 1x। अच्छा, इधर ये सजातीय पद है 3x और माइनस के 1x, तो प्लस के 3x में से 1x गया, प्लस के 2x, और क्या बच गया माइनस का 3। अब इस x को इधर लेके आए या इधर लेके आए, एक ही बात है। इस x को इधर लेके गया तो ये 2x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो कितने x हो जाएंगे माइनस के 3x।
क्योंकि एक एक्स ये रहा और दो एक्स ये रहा, तो ये इधर आकर माइनस का एक्स हो गया, तो माइनस माइनस के जुड़ गए, कितने हो गए कुल, माइनस के 3x। ये 3 भी इधर आया तो ये प्लस का 3 हो जाएगा इधर आकर, और ये माइनस का 2 है तो घट जाएंगे। देखो माइनस का 2 है और ये इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा क्योंकि सभी इधर आ गए, तो ये घट जाएगा। 3 में से 2 गए, प्लस का 1, क्योंकि प्लस के अधिक है इसलिए प्लस का 1। अब इसको देखो, क्या ये द्विघात समीकरण है, जी नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 1 है। ठीक है, तो आपको यही लाइन लिखनी है इसमें, लेकिन इसमें क्या लिखना है कि उक्त समीकरण में अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम इसी का चौथा सवाल करते हैं। चौथे सवाल में देखो, ये भी इसके साथ क्या है, गुना है। ठीक है, तो अभी हमें देखने से पता नहीं लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, लेकिन जब हम इसे हल करेंगे तो पता लगेगा कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। पहले x के साथ इन दोनों का गुना करते हैं। x का 2x से गुना किया, क्या आ गया, 2x स्क्वायर। फिर x का गुना 1 से किया, 1x। माइनस 3 का गुना 2x से किया तो प्लस माइनस, माइनस 3 दूनी 6x। और फिर माइनस का 1 के साथ गुना किया तो 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस के 3। x का x से गुना किया, x स्क्वायर। x का 5 से गुना किया, 5x। अब देखो x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये x स्क्वायर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1x में से 2x में से ये 1x घट जाएंगे, कितना बच गया, 2 में से 1 गया, 1x स्क्वायर। ठीक है, 6x और ये दोनों सहजातीय पद है तो ये भी घट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, कितने रह गए, 5x। माइनस के 5x, माइनस के 3। इस 5x को भी उठा के इधर ले आओ, क्योंकि ये तो घट गया, ये x स्क्वायर तो इसमें से घट गया, और इसको उठा के इधर लेके आए तो क्या हो गया, माइनस का 5x। यहाँ क्या रह गया, 0। अब माइनस का 5x और ये माइनस का 5x कितने हो गए, माइनस के 10x। ये माइनस का 3 बराबर क्या रह गया, 0। अब इसको देखो ध्यान से, क्या ये द्विघात समीकरण है, जी हाँ, सबसे बड़ी घात 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह बहुत ही आसान तरीके से आप कर लेंगे। तो इस 4.1 देने का पर्पज यही है कि आपको द्विघात समीकरण पहचाननी है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, और किस प्रकार की द्विघात समीकरण होती है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं 5वां। अगला सवाल क्या है, देखो, 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 का गुणा x माइनस 1 से। अब इनका आपस में गुणा करना है उसी तरह, बिल्कुल जैसे हमने ऊपर किया बिल्कुल उसी तरह ही है ये। तो 2x का गुणा पहले x से करते हैं, तो क्या आ गया, 2x को x से गुणा करेंगे तो पावर बढ़ेगी, x का x के साथ गुणा x स्क्वायर हो गया। फिर 2x का गुणा 3 के साथ तो माइनस के, क्योंकि ये माइनस का 3 है, 3 दूनी 6x। तो इस 2x का इन दोनों के साथ गुणा हो गया यहाँ पे। अब माइनस 1 का गुणा करेंगे इसके साथ, x के साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x। फिर माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस, 3 एकम 3। इसी तरह इस x को x के साथ गुणा करेंगे, x स्क्वायर। फिर इस x को 1 के साथ गुणा करेंगे, माइनस का 1x। फिर इस 5 को x के साथ गुणा करेंगे, प्लस का 5x। और फिर प्लस के 5 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। अब देखो इधर ध्यान से, 2x स्क्वायर, 6x और 1x कितने हो गए, माइनस के 7x जुड़ेंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। और यहाँ पे सह जाती है कौन से हैं, ये दोनों, ये घटेंगे, 5x प्लस का और माइनस का 1x, तो प्लस के 4x माइनस 5। अब देखो इस x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का है, यहाँ आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2 में से 1 गया, 1x स्क्वायर। ये 4x है, माइनस के 7x है, ये प्लस के 4x है और ये माइनस के 7x है। 4x को इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस का है, तो 7 और 4 11x। ये माइनस के 5 है, इधर लेके आएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, और ये प्लस का 3 है, अचर पद है दोनों, 5 और 3 माइनस के 8, तो यहाँ रह गया 0। अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये एक
द्विघात समीकरण है। हाँ, सबसे बड़ी घात देखो 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। जो आपने ऊपर मैंने जो बात लिखवाई है दूसरे सवाल में, वैसा ही आपको हर सवाल में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत ही आसानी से हो गया। अब हम छठा पार्ट करते हैं सवाल। देखो छठा सवाल जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल वर्ग। ठीक है, होल वर्ग है। तो इसे तो हल करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हल हुआ ही पड़ा है, क्योंकि ये तो आगे हल होगा नहीं, तो इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ये जो होल वर्ग है इसे हल करेंगे कौन सी सर्व समीका से? माइनस का निशान है तो दूसरी सर्व समीका लगेगी। ठीक है, याद होगा 8वीं क्लास में आपने और 9वीं क्लास में आपने सर्व समीकाएं प्रयोग किया था, पहली, दूसरी, तीसरी। तो क्या होती है सर्व समीका? पहली, इसको पहली संख्या का वर्ग कर दो। ठीक है, माइनस का निशान है तो यह माइनस का आ जाएगा। 2 गुणा में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो 2 गुणा अपनी तरफ से लिखना है। 2 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या का वर्ग। ठीक है, अब देखो, चलो पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको ऐसे का ऐसे लिखता हूं मैं। 2 दूनी 4x, इन तीनों का गुणा हो गया ना, और ये क्या आ गया 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर आएगा माइनस का, या इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस आपस में घट जाएंगे। अच्छा, इस 4x को इधर लेके आए तो ये कितने हो गए? प्लस के हो गए, 4 और 3 7x। इस 4 को भी इधर लेके आए तो ये प्लस के 4 है, इधर माइनस के 4 हो गए, और ये प्लस का 1 तो माइनस के क्या हो जाएंगे 3। यहाँ क्या रह गया 0। तो अब इसको देखो ध्यान से, क्या ये द्विघात समीकरण है? जी नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ी घात इसमें 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं। बड़ा ही आसानी तरीके से ये सवाल हो रहे हैं। ठीक है, अब 7वां जो सवाल है उसे हल करते हैं। ठीक है, सातवां सवाल है x प्लस 2 की क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे हल करना है। अब इसमें क्यूब आ गया है, तो क्यूब की सर्व समीका आपको पता है, 9th में आपने सीख रखी है, ये शायद 5वीं 6ठी सर्व समीका है। एक बार मैं बता देता हूं आपको। देखो, अगर कोई संख्या इस रूप में हो, किस रूप में? x प्लस वाई की क्यूब। अगर इस रूप में कोई सर्व समीका हो, तो इस रूप में कोई अगर समीकरण हो तो हम क्या करते हैं? पहली संख्या की क्यूब प्लस दूसरी संख्या की क्यूब प्लस 3 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, कोष्टक में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ये इसका, इस समीकरण का ये व्यापक रूप है। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये हमने सीख रखा है। तो इसी सर्व समीका का प्रयोग हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली संख्या देखो कौन है? सवाल नंबर 7 में इसमें पहली संख्या x, तो यहां लिखूंगा मैं x की क्यूब। दूसरी संख्या यहाँ पे 2 है, तो दूसरी संख्या की क्यूब प्लस 3 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और कोष्टक में क्या आएगा? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर। अब 2x का गुणा इन दोनों के साथ है, तो पहले 2x का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करता हूं, तो 2x की क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 2 तो है, एक x और आ गया, तो 2 और 1 3। अब 2x का गुणा 1 के साथ, तो माइनस का 2x। अब देखो ध्यान से, पहले इसका हल कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 2 नहीं, 3 है। ठीक है, क्यू है।
इन तीनों का गुणा कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6x, और कोष्ठक के अंदर क्या है, x प्लस 2, 2x की 3, इसको ऐसे ऐसा ही लिख लूंगा मैं। अब इस 6x का गुणा इन दोनों के साथ करूंगा मैं, x की 3 प्लस 8, 6x का गुणा किया x से तो 6x², 6x का गुणा 2 से किया तो 6 दूनी 12x, बराबर ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा, 2x की 3 माइनस 2x। अब देखो 2x की 3 या x की 3 सहजातीय पद है, इसको इधर लेके जाऊं या इसको इधर लेके जाऊं तो कटेगी तो है नहीं, घट जाएगी, 2 में से 1 गया 1, यानी मतलब ये है कि x की 3 तो रहेगी, x की 3 खत्म नहीं होगी, 6x² भी रहेगा, यानी घात 2 भी रहेगी और घात 3 भी रहेगी, लेकिन अधिकतम घात क्या है, यहाँ अधिकतम घात 3 है। अब जैसे मैं इसको इधर लेके आता हूं तो ये 2 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1x की 3, यानी 2 में से 1 गया 1x की 3, और उससे बड़ी घात है 6x², और उसके बाद है 12, 2x को इधर लेके आया तो प्लस का हो गया 12 और 2 14x, ठीक है, और अचर पद है 8, यहाँ क्या रह गया 0। तो सबसे बड़ी घात कौन है, यहाँ पे 3 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो का पहले का आखिरी सवाल है 8, चलो बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। पहले का जो 8वां है इसमें ये समीकरण दे रखी है, तो इसमें भी हम इससे पहले जो हमने समीकरण हल करी थी उसी तरह इसको करेंगे। जैसे ये x की 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, तो ये तो ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, x की 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। इसको उसी सरल समीकरण से हल करेंगे, पहली संख्या की क्यूब माइनस दूसरी संख्या की क्यूब, क्योंकि माइनस का निशान है इस सरल समीकरण में और इसमें, यही अंतर है कि अगर ये प्लस का निशान है तो सारे प्लस के आएंगे, और अगर माइनस है तो ये सारे माइनस के आएंगे, तो हमें ये सब माइनस के लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। तो पहली संख्या की क्यूब माइनस दूसरी संख्या की क्यूब, माइनस 3 गुना पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और कोष्टक के अंदर x माइनस 2। इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, x माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x की 3, ये हो गया 8, क्योंकि 2 की क्यूब कितना होता है 8 होता है, इन तीनों का गुणा किया, 3 दूनी 6x, और यहाँ आ गया x माइनस 2। फिर वापस वही लिखेंगे 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x की 3 माइनस 8 माइनस 6 का इससे गुणा किया, 6x² आ गया, और 6x का गुणा 2 से किया, 6 दूनी 12x, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का 12x आएगा, ये ध्यान रखना है, ये माइनस का 6x² हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ x की 3 और यहाँ x की 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर लाएंगे माइनस का, या इसको उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। ये 6x² है और ये 4x² है, इस 6x² को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो गया इधर, तो 6 में से 4 गए 2x², किसके, प्लस के, क्योंकि प्लस का बड़ा है। उसके बाद 12x और ये माइनस का 1x, तो 12x को इधर लेके आएंगे तो 12 और 1 13x। अच्छा, उसके बाद ये 8 और ये 1, 8 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 8, तो क्या हो जाएगा 8 और 1 9, ठीक है, प्लस का 9, और यहाँ रह गया 0। अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये द्विघात समीकरण है, जी हाँ बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी पावर यहाँ x की पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरह ये हमारे 8 सवाल पूरे होते हैं। अब इसी 4.1 का जो दूसरा सवाल है उसको हम हल करते हैं। देखो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमें जो ये सवाल दे रखे हैं चारों सवाल, इसे हमें, ये जो चारों सवाल दे रखे हैं इसे हमें द्विघात समीकरण में निरूपित करना है, इन्हें हल नहीं करना, सिर्फ द्विघात समीकरण में हमें निरूपित करना है।
तो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला सवाल देखो, दूसरे का पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड के क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। जैसे कि मान लिया ये आयत दे रखा है, आप जानते हो कि आयत की आकृति कुछ इस रूप में होती है। आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है ना। तो इसमें लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई को हम x मान लिया ये चौड़ाई है, इसे x मान लिया। तो लंबाई क्या हो जाएगी, ये लंबाई है, लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के दुगने से, ये दुगना कर दिया और क्या कर दिया, एक अधिक। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने। दूसरे का पहला सवाल, माना आयत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। तो चौड़ाई को हम मानेंगे। देखो जो इसमें दिया होता है, इसमें लंबाई दी है चौड़ाई से, तो हमें कंफ्यूजन यही रहता है कि लंबाई x माने या चौड़ाई x माने। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। माना चौड़ाई x है, चौड़ाई को x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो इसलिए हमने पहले चौड़ाई माना है, और लंबाई क्या है, इसके दुगने से, तो 2 गुना कर दिया और क्या कर दिया, 1 अधिक कर दिया। अच्छा, एक तीसरी चीज और दी हुई है, इसमें क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर। ज्ञात क्या करना है हमें, लंबाई और चौड़ाई। तो चूंकि क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख देंगे। क्षेत्रफल कितना है, 528, और लंबाई कितनी है, 2x + 1, ठीक है, इंटू चौड़ाई कितनी है, x। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। 528 बराबर 2x को x से गुणा किया 2x², 1 से गुणा किया x। तो समीकरण क्या बन गई, 2x² + x। इस 528 को इधर लेके गए तो किसका हो गया, माइनस का 528, और उधर क्या रह गया, 0। तो ये द्विघात समीकरण में हमने इसको बदल दिया, क्योंकि सवाल में हल नहीं करना है। दूसरे सवाल में उसने लिखा है कि इसे निम्नलिखित समस्याओं को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। तो हमने द्विघात समीकरण में इसको निरूपित कर दिया। हल तो कर सकते हैं, इसका हल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसमें 4.1 में सिर्फ समीकरण में बदलना सीखना है। ठीक है, चलो तो अगला सवाल करें। सवाल नंबर 2 देखो, 2 क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से आए, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। 2 क्रमागत धनात्मक का मतलब है प्लस की संख्या। पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्रमागत संख्या क्या होती है, जो लगातार आती है। तो माना क्रमागत प्रथम संख्या, यानी पहली जो क्रमागत संख्या, क्योंकि 2 संख्या कह रहा है ना, तो पहली संख्या हमने x मान ली, तथा क्रमागत दूसरी संख्या। अगर क्रमागत है तो क्रम से आ रही है तो वो लगातार आएगी, क्या एक एक जुड़ता जाएगा। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, क्या हो रहा है, एक एक जुड़ता जा रहा है। तो ये उसी को क्रमागत संख्या बोलते हैं। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। तो मैं इनका गुणनफल कर देता हूँ। x का x + 1 के साथ गुणा किया, बराबर क्या आता है, प्रश्नानुसार वो कहता है कि 306 आता है। तो बराबर लिख दिया मैंने 306। x को x से गुणा किया, क्या आ गया, x²। x को 1 से गुणा किया, क्या आ गया, x, बराबर 306। अब 306 को इधर पक्षांतर कर दूंगा, तो 306 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये द्विघात समीकरण में हमारी
समीकरण बदल गई। बस द्विघात समीकरण में आपने निरूपित ही करना है इसमें, और बाकी कुछ नहीं करना है आपको। चलो चलते हैं, बहुत आसानी से हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन ये हमें सिखा रहा है कि समीकरण में किस तरह, किसी समस्या को समीकरण में किस तरह बदला जाता है, तो वो हमें इस पार्ट में सीखना है, इस प्रश्नावली में 4.1 में हमें सीखना है ये बात। तो चलो नेक्स्ट सवाल तीसरा क्या कहता है कि रोहन की जो माँ है उनसे वो 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन से माँ 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो करते हैं, जो वो देखो जो लास्ट में वो कहता है ना वही मानना होता है। उसने क्या कहा, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। अगर रोहन की वर्तमान आयु x है तथा उसकी माता की आयु, उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वो कह रहा है कि उसकी माता रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या करेंगे, इसमें 26 वर्ष जोड़ देंगे। रोहन की तो है x वर्ष और माता की जो आयु है वो x प्लस 26 वर्ष। अब क्या कहता है आगे शर्तानुसार कि 3 वर्ष पश्चात, तो हम यहां लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। जाहिर सी बात है कि 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, 3 बढ़ जाएगी। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 और माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3, यानी वर्तमान आयु में 3 जोड़ दो, बराबर क्या आ गया, x 26 और 3 29। तो ये 3 वर्ष बाद की आयु है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दोनों की आयु का गुणनफल, अब यहां लिखते हैं हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों की आयु का गुणनफल यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 का जो गुणनफल है वो बराबर क्या आता है, 360 आता है। तो 360 कर दिया। अब इनका गुणा करेंगे, पहले x को इन दोनों के साथ गुणा किया, x को x से किया x स्क्वायर, x को 29 से किया 29x, 3 से किया 3x, 29 को 3 से करेंगे 29 दिया 87 बराबर 360। ठीक है, अब देखो ये दोनों सहजाती हैं, जुड़ जाएंगे, ये तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 29 और 3 कितने हो गए 32x। अच्छा 87, इस 360 को इधर लाए तो माइनस का हो गया, तो इसमें से घटा दो, 360 में से 87 माइनस के 183 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण में हमने इसको बदल दिया। हल भी कर सकते हैं हम, अगर हल करने को कहेगा तो हम इन सवालों को हल भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 4.1 में द्विघात समीकरण में हमें बदलना है, तो हम द्विघात समीकरण में बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल भी बहुत ही आसानी से हो गया। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की ओर। इसमें क्या लिखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो उसे दूरी तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब उसने लास्ट में क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा ना, जो वह हमसे पूछता है वही हमें मानना है। तो माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, माना रेलगाड़ी की चाल x है, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब
वो कह रहा है कि यदि उसकी चाल को 8 कम कर दे तो वो 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो समय, हमें सबसे पहले समय निकालना है। तो आप सबको पता है कि समय का सूत्र क्या होता है। समय ज्ञात करने का सूत्र होता है समय बराबर दूरी में अगर चाल का भाग दे दे तो समय ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो पहली दूरी क्या दे रखी है, दूरी तो खैर समान ही है, 480 किलोमीटर है। ठीक है, चाल अलग अलग है, पहली चाल x है और दूसरी चाल है x - 8, क्योंकि 8 कम होती है ना, तो x में से 8 कम कर देंगे। तो पहला समय, मान लिया पहला समय t1 है। ठीक है, तो समय बराबर दूरी कितनी ली है, 480, और चाल क्या मानी हमने, x। तो ये समय आ गया, तो इसको समीकरण 1 दे देता हूं। उसके बाद दूसरा समय वो क्या करता है कि चाल को कम कर देता है, तो इसका मतलब समय अधिक लेगा। अगर चाल को कम करेगा तो 480 बटे में चाल को कितना कम कर देता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। तो मैंने 8 कम कर दिया, ये देखो 8 कम कर दिया, तो ये समय इसका ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा इसका, 3 घंटे ज़्यादा हो जाएगा। ये 3 घंटे ज़्यादा लेगी क्योंकि रेलगाड़ी की चाल धीमी हो गई है। अब समीकरण प्रश्नानुसार यहाँ लिखता हूँ, प्रश्नानुसार ये 3 घंटे ज़्यादा लेगी। तो अगर इसमें से इसको घटाऊं तो 3 घंटा अधिक लगेगा। तो देखो 480 बटे x - 8, इस समय में से अगर ये वाला समय घटाऊं, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर कम कर देते हैं चाल को तो ये 3 घंटे अधिक लेती है। तो यानी इसकी चाल में अगर इसके समय में अगर इसके समय को घटाऊं तो बराबर क्या बचता है, 3 घंटा। ठीक है, क्योंकि दोनों समय ये 3 घंटे ज़्यादा ले रही है और 3 घंटे कम, तो इसके समय में से इसका समय घटाऊंगा तो बराबर क्या बचेगा, 3। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। दोनों का लैसे क्या आ गया, इन दोनों का लैसे x और x - 8। ठीक है, ये दोनों लैसे आ गया, इसमें इसका भाग दिया तो x - 8 से x - 8 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x का ऊपर वाले से गुणा किया, क्या आ गया, 480x। इसी तरह x से x कैंसिल हो गया, इस x - 8 का 480 से गुणा किया, यानी -480 का गुणा किससे, इस x - 8 से, x - 8 से बराबर 3। तो करते हैं इसको आगे हल। 480x माइनस 480 का x से गुणा किया, 480x। ठीक है, और फिर 480 का 8 से गुणा किया, तो पहले तो माइनस माइनस प्लस, 480 8 8 0 0 8 8 8 64 8 चौके 32 और 6 38, यानी ये आ गया 3840 बटे में x का x - 8 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ गया x² और x का 8 से गुणा किया तो -8x बराबर क्या था, बराबर देखो 3 है, तो बराबर मैं लिख देता हूँ 3। अब 480 से 480 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 480 में से 480 गए 0, ऊपर क्या बच गया 3840 बटे में x² - 8x बराबर 3। इसके नीचे एक मान लेता हूँ, तिरछा गुणा कर देता हूँ, इसको 3 से गुणा किया, 3x² 8 तिया 24x, और इसको 1 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 3840। अब ये तीनों किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, ये भी 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 8 24, और इसमें 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 1280। इसको पक्षांतर कर दो, x² - 8x -1280 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण में हमने इसको भी बदल दिया। ठीक है, और अगर हल करना है तो आप इसको हल भी कर सकते हैं। तो ये हमने 4.1 के पहला और दूसरे के जितने भी सवाल थे वो इस वीडियो में हमने हल कर लिए हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।